बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। आज हमारा मौजू है जी करारदाद पाकिस्तान, और हम देखेंगे कि करारदाद पाकिस्तान की नौबत क्यों पेश आई, एक अलग मुल्क का मुतालबा क्यों किया गया, और ये मुतालबा जो था ये 1940 में ही किया गया या इससे पहले भी इस सिलसिले में कोई होमवर्क हुआ था या कोई तजावीज पेश की गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया, उस ने में जो मुतालबा अलग वतन का किया, क्या ये इसके लिए कोई पहले से भी कोई मुतालबात थे? तो चुनाचे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जी हाँ, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मसूल होती है या हमें हासिल हुई कि मोहम्मद अली जिन्हें 1938 में कौम ने कायदे आजम बना लिया था, वो अब अमली इकदाम करने के लिए कौम को तैयार कर रहे थे। इनके एक बहुत ही खास साथी थे सर अब्दुल्ला हारून, इस वक्त सिंध मुस्लिम लीग के सदर थे। इन्होंने कायदे आजम की मौजूदगी बल्कि इनकी सदारत में सिंध मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस से 10 अक्टूबर 1938 को एक करारदाद पास करवाई, जिसमें मुतालबा किया गया था कि सिंध मुस्लिम लीग बर्र-ए-आज़म हिंद के क़याम अमन के मुफाद में और बेरोक टोक सकाफती तामीर व तरक्की, मुआशी और समाजी बहबूद और दोनों कौमों की जो हिंदू और मुसलमानों के नाम से मासूम की जाती हैं या जानी जाती हैं, सियासी हक खुददारी के मफादात के पेश नजर ये चीज कतई तौर पर जरूरी समझती है कि हिंदुस्तान दो वफाकों में तकसीम कर दिया जाए, यानी मुस्लिम रियासतों का वफाक और गैर मुस्लिम रियासतों का वफाक। इसके कुछ ही अरसे बाद मेरठ में नवाबजादा लियाकत अली खान ने अपने खुतबा सदारत में इस बात का मुतालबा किया कि मुस्लिम सूबों का वफाक अलग बनाया जाए। गोया अब एक अलहदा वतन या पाकिस्तान की मंजिल करीब हो रही थी। और जो सियासत थी उस दौर की, उसमें अब एक अलहदा वतन का तस्वुर शामिल हो रहा था। 1938 से 1940 तक तमाम काबिल जिक्र मुस्लिम कायद और मुफक्करीन इन्हीं खतूत पर सोचते रहे, और जो नहीं सोच रहे थे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत में जज़ब होने से बचाने के लिए एक ज़ैली वफाक या एक अलहदा मुल्क नहायत जरूरी है। एक तजवीज जो इस सिलसिले में सबसे पहले कहने आई वो डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ की तरफ से थी। डॉक्टर साहब जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन से मुताल्लिक थे, यानी उनसे जुड़े हुए थे। मुसलमानों के कौमी बुरहान पर मुस्तरब होकर मुख्तलिफ अकाबरीन से तबादला ख्याल के लिए निकल खड़े हुए। इन्होंने 1938 में किताबचा बानवान हिंदुस्तान के लिए सकाफती मंतकों का वफाक, ए फेडरेशन ऑफ कल्चरल जोन्स ऑफ इंडिया के नाम से शाया किया, जिसमें इन्होंने मुल्क को मुस्लिम सकाफती मंतकों और 11 हिंदू सकाफती मंतकों में तकसीम करने की तजवीज पेश की। मुसलमानों के लिए इन्होंने ये 4 मंतके तजवीज किए। वो उसमें नंबर 1 या नंबर अलिफ जो था वो शुमाल मगरबी हल्का, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, मगरबी सरहदी सूबा खैरपुर और भावलपुर की रियासतें शामिल करने की तजवीज पेश की। बे यानी दूसरे
पॉइंट जो था उनका, उसमें उन्होंने यानी दूसरा मंतका जो तजवीज किया था, शुमाल मशरकी हिस्सा जिसमें मशरकी बंगाल और असम को शामिल करने की तजवीज दी थी। तीसरा मंतका यानी जीम में दिल्ली व लखनऊ का हल्का मरकजी हिंदुस्तान जिसमें मुसलमान अकलियत में थे। और चौथा मंतका दक्कन का हल्का जिसमें 1,20,00,000 मुसलमान मौजूद थे, जो अगरचे बाज जगहों पर अकलियत में थे लेकिन बाअसर थे। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि पहले दो हलकों को अलग आजाद रियासतें भी करार दिया जा सकता है। इनका खाका तफसीली था, जिसमें उन्होंने दस्तूरी मंसूबा और अकलियतों के हकूक और रवायत के सिलसिले में तजावीज दी थी। उसके बाद जी चौधरी खलीकुज्जमान साहब का नाम आता है, जो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। अपनी किताब पाथवे टू पाकिस्तान में अपनी एक तजवीज बयान करते हैं, जो उन्होंने मार्च 1939 में कर्नल मोर हेड और लॉर्ड टीलेट के सामने रखी थी, और जिसमें मुस्लिम इलाकों को अलग रियासत की शक्ल देने का मंसूबा पेश किया गया था। पंजाबी की स्कीम 1939 में एक पंजाबी के नाम से एक और स्कीम शाया हुई, जिसको कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। इस स्कीम में हिंदुस्तान को 5 वफाकों पर मुश्तमिल एक कन्फेडरेशन बनाने की तहरीक की गई थी, और जो मुजव्जा वफाक था वो इस तरह उसके जो हिस्से थे उसमें शामिल होंगे। वो हस्बज़ैल थे। नंबर 1 दरिया सिंध का इलाके का वफाक, जिसमें पंजाब, हिंदू मशरकी पंजाब छोड़कर सिंध, सूबा सरहद, कश्मीर, बलूचिस्तान, भावलपुर, स्वात, अम्ब, चित्राल, खैरपुर, कलात, लसबेला, कपूरथला, मलेर कोटला को शामिल करने की तजवीज थी। नंबर 2 हिंदू वफाक, जिसमें यूपी, सीपी, बंगाल, मगरबी उड़ीसा, आसाम, मदारस, बॉम्बे, हिंदुस्तानी हिंदू रियासतें शामिल करने की तजवीज थी। नंबर 3 राजपूताना और वस्ती हिंदुस्तान की हिंदू रियासतों का वफाक। नंबर 4 दक्कन की रियासतों का वफाक। और नंबर 5 बंगाल का वफाक, जिसमें बंगाल के मुस्लिम इलाके गोलपाड़ा व आसाम के अजला सैलट वगैरह शामिल करने का मकसूद थे। यानी मजहबी बुनियादों पर 5 वफाक बनाकर इनको एक कमजोर मरकज के साथ मुंसलिक करना इस तजवीज का हिस्सा था, जिसे कन्फेडरेशन कहते हैं। सर सिकंदर याद खान का मंसूबा, सर सिकंदर याद ने 1935 में 1935 के एक्ट की हदूद के अंदर रहते हुए 1939 में एक दस्तूरी खाका तजवीज किया, जिसमें मुल्क को 7 मंतकों में तकसीम करने की तजवीज दी। इसमें मंतका नंबर 1 असम व बंगाल, और मंतका नंबर 2 नंबर 7 में पंजाब, सिंध, सरहद, कश्मीर, पंजाब की रियासतों, बलूचिस्तान, बीकानेर और जैसलमेर पर मुश्तमिल था। इनकी मौजूदा स्कीमें मजहबी की बजाय इंतजामी अवामिल ज्यादा पेश नजर थे। तमाम इसमें मुस्लिम अकलियत के जो हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ तजवीज़ दी गई थी। इस मंसूबे में तकसीम मुल्क की बजाय इत्तेहाद को बुनियाद बनाया गया था। अलीगढ़ की स्कीम 1939 में ही सैयद जफरुल हसन और डॉक्टर अफजाल हुसैन कादरी ने, जो अलीगढ़ के प्रोफेसर थे, अपनी तरफ से एक स्कीम शाया करवाई। डॉक्टर कादरी चौधरी रहमत अली की तंजीम पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के रुकन थे। इस स्कीम में मुस्लिम हिंदुस्तान की अलहदगी की बुनियाद पर मुल्क के 3 हिस्से करने की तजवीज पेश की गई, जिसमें नंबर 1 शुमाल मगरबी हिंदू बशमोल पंजाब, सूबा सरहद, सिंध, बलूचिस्तान। नंबर 2 बंगाल बशमोल मुहल्का जिला पूर्णिया, बहार और सैलट डिवीजन आसाम। नंबर 3 बकिया बरतानवी हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी रियासतों को करीब तरीन वफाक में शामिल करने की तजवीज भी इसमें शामिल थी।
اسی طرح ایک تجویز مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی آئی، اور اس میں مودودی صاحب کی ایک تجویز کو ذکر آتا ہے جو انہوں نے 47 میں دی، جو انہوں نے اوپر جو ہم نے بیان کی تجویز ان کا جائزہ لینے کے بعد دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو ایک ملک و ایک قوم کی بجائے مختلف اقوام کا فیڈریشن، اسٹیٹ آف فیڈریشن نیشنز قرار دیا جائے۔ ہر قوم کو تہذیبی خود مختاری حاصل ہو، ہر قوم اپنے مخصوص دائرہ زندگی میں اپنے گھر کی تنظیم و اصلاح کے لیے حکومت کے اختیارات استعمال کر سکے۔ نمبر 2، بین الاقوامی فیڈریشن کا تصور قابل قبول نہ ہو۔ ڈاکٹر عبداللطیف کے خاکے مطابق ثقافتی منطقے بنائے جائیں، 25 سال کے اندر انتقال آبادی کر کے مسلمانوں کو اپنے منطقوں میں منتقل کر دیا جائے، اور کمزور مرکز کے تحت ہندو اور مسلم منطقوں کو رضاکارانہ طور پر ایک وفاقی حکومت تشکیل کرنے کا موقع دیا جائے۔ نمبر 3، اگر اوپر والے دونوں خاکوں میں سے کوئی قابل قبول نہ ہو تو ہندوؤں کا وفاق الگ قائم ہو اور مسلمانوں کی ریاستوں کا الگ وفاق۔ دونوں وفاق بعد مشترکہ مفادات پر باہمی تعاون کے لیے کنفیڈریسی قائم کر سکتے ہیں۔ دراصل اس قسم کی کوئی تجویز، کنفیڈریشنز کی کوئی تجویز قابل عمل اس لیے نہیں تھی کہ مسلمان اور ہندو جو اب بڑے عرصے سے ساتھ رہ رہے تھے ان کا بھی اکٹھا رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے بھی ایک تجویز آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ سے پیش کی گئی تھی، اس میں سندھ، بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ کشمیر اور پنجاب پر مشتمل ایک علیحدہ ملک کے قیام کا مطالبہ یا تجویز تھی جس کا نام پاکستان تھا۔ اس میں مجوزہ پاکستان میں یو پی سی پی کے بعض حصے اور برار کا صوبہ بھی شامل کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تجاویز پیش ہوئی، لیکن وہ اپنی افادیت اس لیے کھو گئیں اور یہ تمام تجاویز اس لیے قابل عمل نہ ہو سکی کہ ان کو کسی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور کیونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی تو چنانچہ جب 1940 میں یہ تجویز لاہور یعنی قرارداد لاہور پیش ہوئی تو اس کو پھر پذیرائی حاصل ہوئی، اور پھر دوسری بات حالات کا تقاضا بھی تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرارداد لاہور کیوں کب پیش ہو رہی ہے اور کیسے پیش ہو رہی ہے اور کن عوامل کی بنا پر یہ قرارداد پیش کی گئی۔ 26 مارچ 1939 کو مصطفیٰ محل میرٹھ میں ہونے والے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں پیش کی جانے والی تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں محمد علی جناح صدر مسلم لیگ، سر سکندر ایاز خان، نواب محمد اسماعیل خان، سید عبدالعزیز، سر عبداللہ ہارون، خواجہ ناظم الدین، عبد المتین چودھری، سردار اورنگزیب خان اور نوابزادہ لیاقت علی خان شامل تھے۔ نوابزادہ صاحب اس کمیٹی کے کنوینئر تھے۔ ستمبر 1939 میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے وفاقی حکومت کے ہر اس خاکے کی مخالفت کا فیصلہ کیا جو جمہوری اور پارلیمانی طرز حکومت کے بحروب میں لازماً اکثریتی فرقے کے تسلط اور حکمرانی پر ختم ہو۔ فروری 1939 میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس دہلی میں منعقد ہوا، جس میں مارچ 1940 میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں پیش کیے جانے والے مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ چودھری خلیق الزمان نے سر سکندر کی اسکیم کے حوالے سے یہ تجویز پیش کی کہ مسلم منطقوں کی علیحدگی کا مطالبہ تو کیا جائے لیکن باقیہ ہندوستان کو کانگریس کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے، اور اسکیم میں دیے گئے پورے ہندوستان کے وفاق کو قبول نہ کیا جائے۔ سر سکندر ایاز نے اپنی اسکیم کی حمایت میں بھرپور دلائل دیے، لیکن ان کی مخالفت میں بولنے والے خود قائد اعظم تھے۔ مسلمانوں کی الگ آزاد ملکیت کی ابتدائی تجاویز بے شک قابل قدر ہیں، جن کی وجہ سے یہ حالت اب پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی جداگانہ اور آزاد ریاست ہوا میں تھی، فضا میں تھی، خیالوں میں تھی، خوابوں میں تھی اور زبانوں پر تھی۔ مسٹر جناح کا یہ خاص طرز قیادت تھا کہ وہ نئی تجویز اس وقت تک پیش نہیں کرتے تھے
जब तक कि लोग इसके लिए तकाजा ना करने लगे और लोगों के दिलों में ये तकाजा वो खुद ही इशारों और कनाइयों से पैदा करते थे। अब वाकई को लोग तकाजा कर रहे थे। करारदाद पाकिस्तान का मुताला करने से पहले एक दफा इन अवामिल का ताहिराना जायजा लिया जाएगा जो इन्होंने मुसलमानों को अपने अलग कौमी वतन का मुतालबा करने पर आमादा किया या मजबूर किया। और हम देखेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये मुतालबा हुआ कि एक अलग वतन कायम कर दिया जाए। उसमें सबसे पहली बात तो वही है कि दो कौमी नजरिया पाकिस्तान के पस मंजर में बुनियादी हकीकत ये कारफरमा थी कि मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू अलग कौम है। और मुजद्दिद अल-इस्लानी ने यह नजरिया पेश किया, शाह वली ने उसकी तायद की। और सियासत में सबसे पहले सर सैयद अहमद ने जब कांग्रेस मार्ज वजूद में आई तो मुसलमानों को उसमें शामिल होने से रोकने के लिए ये नजरिया पेश किया। नंबर 2, जुदागाना इंतखाब। हिंदुओं ने अंग्रेज हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों को जब्त करने की जितनी कोशिश की, मुसलमानों में अपने दिफा की तहरीक जोर पकड़ती चली गई और इन्होंने अपने सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुदागाना इंतखाब का मुतालबा मनवाया। मिसाक लखनऊ से इन्हराफ या अलहदगी। कांग्रेस ने जो कायद-ए-आज़म की कोशिशों से मिसाक लखनऊ में मुसलमानों के मुतालबे तस्लीम कर लिए थे, उससे जब वो अलहदा हो गए और उसको उन्होंने रद्द कर दिया, वादों को अपने भुला दिया, मुनव्वरफ हो गए, तो मुसलमानों की मॉडर्न हिंदू बनाने की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो मुसलमान मायूस हुए और इस वजह से भी फिर उनके लिए अब कोई चारा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखते। नेहरू रिपोर्ट ने मजीद जल्दी पर तेल का काम किया और इत्तेहाद मुसलमान कायदीन की पूरी कोशिशों को नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्वाब को हमेशा के लिए परेशान कर दिया और इत्तेहाद के लिए सही मुसलमान कायदीन पूरी कोशिश के बावजूद स्पोर्ट में कम से कम तरामीम भी ना कर सके। इत्तेहाद के मुतमन्नी मुसलमान कायदीन हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू कर दिए गए जी। मुस्लिम कौम में जब 1937 की वजारतें बनी तो उसके बाद ये तवील हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए और जो इक़्तिदार में 1937 में मुजाहरा किया कांग्रेस ने, उससे ये साबित हो गया कि मुसलमान अगर यहाँ रहे तो वो हिंदुओं के ज़रिए असर हिंदू बन जाएंगे। मुसलमान अब आज़ादी भी हासिल करना चाहते थे, बड़े अरसे तक वो आज़ाद रहे थे, अब इस मुल्क में महकूम होकर वो घुटन महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने एक अलहदा वतन का मुतालबा किया। फिर जब वो इंसान किसी गैर मजहब के तो अपने मजहब को खतरे में देखता है या उसको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं होती, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी के तहत जिंदगी गुजारे। ये ख्वाहिश थी एक इस्लामी रियासत के क़याम का जो मौजब बनी। ये वो चीज़ें थी जिनकी बिना पर करारदाद लाहौर पेश की गई है 1940 में। उसमें क्या कुछ हुआ, क्या थी करारदाद और उसकी क्या अहमियत है और उस पर रद्द अमल क्या हुआ अंग्रेज़ों का और हिंदुओं का, ये हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में जायजा लेंगे। सलाम।